गुड मॉर्निंग। आज सीएमए इंटर पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स का एमसीक्यू करेंगे। टॉपिक कवर है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एग्रीकल्चर इनकम। दो टॉपिक कवर है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एग्रीकल्चर इनकम। 2 मिनट सुनिए। रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस इसीलिए निकालते हैं कि इंडिया में टैक्स देना है या नहीं। इंडिया के हिसाब से यदि रेसिडेंशियल स्टेटस होगा तो इंडिया में टैक्स देगा और यदि नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ एन इंडिविजुअल को रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आगे थोड़ा सा समझ लीजिए। सेटिस्फाइड एनी वन कंडीशन, एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा और इंडिया में उसको टैक्स देना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है? ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में वो रहा हो या उससे ज्यादा रहा हो। और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? He is in India for 60 days or more during the relevant previous year plus 365 days or more during 4 previous year immediate preceding year। बोलता है कि पिछला साल वो 60 दिन या उससे ज्यादा रहा हो इंडिया में और उसके पहले वाला 4 साल 365 दिन रहा हो इंडिया में। दो कंडीशन है, 60 साल पिछला, 60 दिन पिछला साल और उसके पीछे 4 साल 365 दिन। तो दोनों में से एक कंडीशन, पहले 182 दिन वाला या 60 दिन वाला, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपका जनरली यही वाला दिया जाता है, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। वो इंडिया में पिछला साल 182 दिन और उससे ज्यादा था तभी रेसिडेंट इन इंडिया बोला जाता है। इसका दो कंडीशन, 182 दिन और 60 दिन, दोनों में से कोई सा भी एक दिया होगा। ऑप्शन में यही दिया रहता है, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर। वो पिछला साल इंडिया में 182 दिन रहा। और पीरियड याद रखिएगा, अप्रैल से मार्च तक का लीजिएगा। सपोज 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 20-21 का बोल रहे हैं और 21-22 का होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। AHUF Hindu undivided family is said to be resident in India if control and management of its affair wholly or partially situated in India। HUF का याद रखिएगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होली होगा इंडिया में तब भी ठीक है और पार्शियली होगा इंडिया में तब भी उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा। तो एन HUF is said to be resident in India if control and management of its affair wholly or partially situated in India। Question number 3. An Indian citizen living in India during the previous year for the employment purpose is said to be resident in India। यदि कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बोलेंगे? जब वो 182 दिन पिछला साल रहा होगा। सिंपल सा बात है, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इंडिविजुअल बीइंग फॉरेन नेशनल, फॉरेन नेशन है याद रखिएगा, बाहर का आदमी है। एन इंडिविजुअल बीइंग फॉरेन नेशन कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 और 1 मार्च 2021 को आया था फॉर 200 दिन के लिए, 200 डेज। हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 20-21 के हिसाब से क्या होगा? याद रखिएगा, ये फॉरेन नेशन है, याद रखिए। एक इंडियन सिटीजन का बात नहीं कर रहे, बाहर का आदमी का बात कर रहा है और वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, पहली बार इंडिया में आया। कौन सा महीना में आया? जनवरी का महीना में आया। और मेरा फिनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? मार्च में खत्म होता है। तो 1 जनवरी को आया और मार्च तक जो फिनेंशियल ईयर 20-21 में कितना दिन रहा? 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक रहा। मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना ही रहा, मान के चलिए 90 दिन ही रहा। 182 दिन वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुआ नहीं और ये फर्स्ट टाइम ही आया तो पिछला साल 4 साल तो रहा ही नहीं होगा। तो सीधा सा बात, 182 दिन का कंडीशन इसका सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो ये नॉन रेसिडेंट है। याद रखिएगा, 182 दिन वाला कंडीशन देखिएगा, क्योंकि 60 डेज वाला कंडीशन तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता क्योंकि पिछला 4 साल भी रहना पड़ेगा और ये तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया में आ रहा है। चीज को समझिए। अब ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इनकम ऑफ ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जब भी ये वर्ड आए रेसिडेंट
प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसका सारा इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में, याद रखिएगा। वो इंडिया में कमा रहा है वो भी टैक्सेबल होगा, इंडिया के बाहर कमा रहा है वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। याद रखिए, बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली प्लस रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर का इनकम भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का इंडिया में टैक्सेबल होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, the incidence of taxation depends on the residential status of the SSC। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, a person is said to be person of Indian origin if he or either of his parent or either of his grandparents were born in अनडिवाइडेड इंडिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो नाम है एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, अब एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम का एमसीक्यू करेंगे। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म इंगेज इन एन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। फर्म क्या चीज में इंगेज है? एग्रीकल्चर ऑपरेशन में, तभी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर्स फ्रॉम ए फर्म इंगेज इन एन एग्रीकल्चर ऑपरेशन को एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच, देखिए, which of the following income received by an SSC are exempted under section 10 of the income tax act? सेक्शन 10 में किस इनकम को एजेम्पशन मिलता है? एग्रीकल्चर इनकम। एकदम आंख बंद करके बोलिएगा, सेक्शन 10 में किस इनकम को एजेम्पशन मिलता है? एग्रीकल्चर इनकम। which of the following income received by an SSC are exempted under section 10 of the income tax act is agriculture income। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Question number 8. In case of an individual or HUF, agriculture income is exempted but included in the total income for the rate purpose। याद रखिए, in case of individual और HUF में agriculture income exempted होता है but included in the total income for the rate purpose। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए, इन केस ऑफ एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, हिज एग्रीकल्चर इनकम इज नील। क्यों? देखिए, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी बोला है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग ऑफ टी नहीं है। यदि ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी रहता तब एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होता, लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस क्या चीज का? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है, तब इसका एग्रीकल्चर इनकम नील हो जाएगा, याद रखिएगा। Question number 10. Remuneration of a partners of a firm engaged in the business of growing and manufacturing rubber in India। फर्म क्या चीज के बिजनेस में है? ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग है, याद रखिए। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया है, तब वो पार्शली एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और पार्शली बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है 65% को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और टोटल इनकम का 35% को बिजनेस इनकम मानते हैं। याद रखिए, बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया पार्शली एग्रीकल्चर इनकम है एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब बिजनेस इनकम है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग एक्टिविटी शेल बी कंसीडर एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कौन कौन सा एक्टिविटी को एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानते हैं? याद रखिए, बेसिक ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर लैंड प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर लैंड। बेसिक ऑपरेशन को तो मानते ही हैं, प्लस बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर लैंड को भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानेंगे। रेंटल इनकम फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड इज एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड एज एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, फिर से देखिए, रेंटल इनकम फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड एज एग्रीकल्चर इनकम। याद देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड प्रोवाइडेड दैट द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। सिंपल सा चीज है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड दैट the land must be situated in India। लैंड कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए? इंडिया में, तब एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर इनकम एजेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, there will be no partial integrations of agriculture income with non agriculture income if agriculture income does not exceed 5000। ये बोलना चाहता है, यदि एग्रीकल्चर इनकम आपका 5000 से कम है और आपका इनकम बेसिक एजेम्पशन लिमिट से भी कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिंपल सा, 5000 पे एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम इफ एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड 5000।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन इफ द नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड बेसिक एजम्पशन लिमिट। यही बोलना चाहता है, आपका इनकम यदि बेसिक एजम्पशन लिमिट से कम है और एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। थैंक यू, इतना ही क्वेश्चन है।